लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनल अवार्ड तक पढ़ा था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पूना पैक्ट से। ठीक है, अब पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, पूना पैक्ट का मतलब ये है कि पूना में एक पैक्ट साइन होता है। ठीक, पूना में एक पैक्ट साइन होता है। कब? 25 सितंबर 1932 में। कब साइन होता है? 25 सितंबर 1932 में। और किस किस के बीच में साइन होता है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, पूना के जेल में ये पैक्ट साइन हुआ था। ठीक, और इस पैक्ट में हमने 10 ईयर की रिजर्वेशन दी थी डिप्रेस क्लास को। जो आज तक रिजर्वेशन SC ST को रिजर्वेशन मिल रही है, तो उसका ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, और गांधी जी के साइड से किसने पैक्ट साइन किया था? मदन मोहन मालवीय जी। हमने पढ़ा कि कम्युनल अवार्ड में हमने देखा कि जो मैकडोनल्ड थे वो क्या कर रहे थे, वो इधर भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे डिप्रेस क्लास को, लेकिन गांधी जी को तो ये साफ दिख रहा था कि वो डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। तो तभी गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया? 10 ईयर की रिजर्वेशन दे दी। किसको? डिप्रेस क्लास को दे दी। ठीक है, 10 ईयर की रिजर्वेशन दे दी डिप्रेस क्लास को। उन्होंने ये बोला, उन्होंने हरिजन बर्ड निकाला। किसके लिए निकाला? हरिजन बर्ड डिप्रेस क्लास के लिए निकाला कि ये सारे भगवान के बंदे हैं। हरिजन का बर्ड मतलब क्या है? गॉड ऑफ सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान के बंदे हैं सारे। तो उन्होंने उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए खुद ही सफाई की, टॉयलेट वगैरह साफ़ किए। उन्होंने बोला हम सब बराबर हैं कि हमारे में कोई फूट ना डाले। और उसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी स्टार्ट की। ठीक है, क्या स्टार्ट की? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। कब स्टार्ट की? सितंबर 1932 में। ये पूछते हैं कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने स्टार्ट की थी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने भी अनटचेबिलिटी पे बहुत से काम किए हैं। तो गांधी जी और अंबेडकर जी से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अंबेडकर की आपने पढ़ा होगा, ये महार कास्ट थी जो SC ST की, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी बचपन में बहुत चीज़ें फेस की हैं। और ये वो बंदे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की है? भीमराव अंबेडकर जी ने। और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने स्टार्ट की है? गांधी जी ने स्टार्ट की है। और हरिजन वर्ड भी किसने कॉइन किया है? किसने डिस्कवर किया है इसको? ये भी गांधी जी ने किया हुआ है। ठीक है, अब पूना पैक्ट कब स्टार्ट होता है? 25 सितंबर 1932 में। फिर उसके बाद 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, फर्स्ट भी हमने पढ़ी, सेकंड भी हमने पढ़ी। सेकंड में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उनके साथ सरोजनी नायडू जी ने पार्टिसिपेट किया था। सरोजनी नायडू जो फर्स्ट इंडियन वूमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट इंडियन। लेकिन फर्स्ट वुमेन कौन थी? एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, और गांधी जी जिस उम्मीद से वहाँ पे गए थे, उधर उनकी बात नहीं मानी। उनको वहाँ पे नंगा फ़कीर भी बोला, जो चर्चिल जी थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में। कांग्रेस में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसके बाद 1935 एक्ट निकालते हैं, उसमें उन्होंने अपने रूल्स वगैरह निकाले। हम एक्ट भी पढ़ेंगे आपके ये बाद में। ठीक है, पूना पैक्ट के बाद साथ में स्टार्ट हो जाती है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये डेट कब स्टार्ट होती है? ये 1 सितंबर 1939। ठीक है, यहाँ सीधा ऐसे याद रखना है कि कब स्टार्ट होती है। 1939 में स्टार्ट होती है, जो जर्मनी पोलैंड के खिलाफ और ब्रिटिश भी जर्मनी के खिलाफ हो जाते हैं। और इसमें जो हमारे उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड, इसको रब कर देती हूँ, कौन थे हमारे गवर्नर जनरल उस टाइम? लॉर्ड लिंग टिगो। ठीक है, लॉर्ड लिंग टिगो। और उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं, इंडियन से। उन्होंने बोला कि इंडियन हमें कोऑपरेट करेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जो हमारे कांग्रेस थी,
कांग्रेस ने बोला हम आपको 2 ऑफ़र देते हैं। पहला ऑफ़र ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देना और साथ में हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी के अभी बना के दो। ठीक है, कांग्रेस बोलती है हम तब पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका साथ तब देंगे अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दोगे और साथ में अभी के अभी हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दोगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी बात नहीं मानी, ये रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद फिर भी गांधी जी बोलते हैं सिंपैथी के लिए बोलते हैं कि नहीं, हमें उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी 3 व्यू हो गए थे। गांधी जी का क्या व्यू था कि हमने सिंपैथी के लिए उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस थी वो बोलते थे हमें इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें मौके का फ़ायदा भी नहीं उठाना है और ना ही हमें इनका सपोर्ट करना है। ठीक है, ना ही हमें मौके का फ़ायदा उठाना है, ना ही हमें किसी का सपोर्ट करना है। तो गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात मान ली, यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद ब्रिटिश देख रही थी कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से हमें लॉलीपॉप दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने फिर से हमें बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक ऑफ़र दिया जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफ़र। ये कब दिया? अगस्त में दिया, तभी इसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफ़र। और कब दिया? 1940 में दिया। ठीक है, 1940 में दिया ये। और उस टाइम वायसराय कौन था? लिनिन टिगो। ठीक है, ये पूछते हैं अगस्त ऑफ़र के टाइम में कौन सा वायसराय था। और उन्होंने फिर से हमें क्या बोला? हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, जिसके जो स्टार्टिंग से ये बोलते आ रहे थे कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, और कांग्रेस इसके बहुत खिलाफ हो गई थी। और हम वार के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के देंगे। तो ये जो ऑफ़र था ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था। बाद में फिर उसने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती थी हमें एक अलग ही स्टेट चाहिए, अलग ही हमारी एक कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो देख रहे थे कि सारा कुछ ये देख रहे थे। उन्होंने बोला कि ये कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। पहले हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 में, उससे भी कुछ हल नहीं हुआ हमारा। फिर उन्होंने इरविन पैक्ट दिया, फिर हमने बंद कर दिया। फिर सिविल डिसोबीडियंस 1934 में हमने स्टार्ट किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा गांधी जी ने, अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। क्या? इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब कि हर एक बंदा खुद अपने आप को मोटिवेट करेगा, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए खुद लड़ेगा। तो गांधी जी ने कब डिसाइड किया? 1940 में डिसाइड किया कि हर एक बंदा अपने हक के लिए, मतलब इंडिविजुअली हर एक सत्याग्रह लड़ेगा। अब ये नहीं है कि ग्रुप बना के हर किसी को मोटिवेट करो। मतलब अब ऐसा इतना हो गया था, इतना सभी के लोगों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देख के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देख के इतना हो गया था कि अब वो खुद भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब क्या गांधी जी ने स्टार्ट किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह, कि हर कोई इंडिविजुअली लड़ेगा। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हर कोई इंडिविजुअल लड़ेगा। क्योंकि उन्होंने पहले सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया 1930 में, फिर इरविन पैक्ट हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस बंद कर दिया, फिर 1934 में स्टार्ट कर दिया, फिर बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने बोला कि अब ग्रुप में हमने इतना मोटिवेट कर लिया लोगों को कि वो खुद अपनी लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। तभी उन्होंने इंडिविजुअली सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी ने। कब? सितंबर 1940 में। और जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इसको सपोर्ट किया, फॉलो किया, वो कौन थे? विनोबा भावे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह को फर्स्ट टाइम ऑफर या सपोर्ट किसने किया था? विनोबा भावे ने। और सेकंड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और थर्ड किसने किया था? ब्रह्मदत्त ने। ठीक है, फर्स्ट विनोबा भावे ने, सेकंड जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड ब्रह्मदत्त ने। और इसमें यह भी बोला था कि दिल्ली चलो मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी साथ साथ में। तो वही जो वो थे अंग्रेज थे, वो सोचते थे कि हमारा सपोर्ट करें। कभी वो अगस्त ऑफर देते थे, कभी वो, फिर उन्होंने बाद में क्रिप्स मिशन स्टार्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन कब भेजा था उन्होंने इंडिया में? 1942 में। अब क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स एक बंदे का नाम है जिसका पूरा नाम है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उस टाइम में किसका रूल था? लेबर पार्टी
लेबर पार्टी रूल कर रही थी और उसके जो कैबिनेट के हेड मिनिस्टर थे, ठीक है, जो सबसे बड़े हेड थे वो थे सर क्रिप्स। उन्होंने इंडिया में भेजा इसको मार्च 1942 में। कब भेजा इसको? मार्च 1942 में। और उसने बोला कि हम आपको आफ्टर वार डोमिनेंट स्टेटस देंगे, जिसके खिलाफ इंडिया पहले ही था कि डोमिनेंट स्टेटस हमें चाहिए नहीं, ठीक है। उन्होंने फिर से बोला हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बना के देंगे, जो प्रोविडेंस असेंबली होगी वो इलेक्टेड होगी और जो प्रिंसली स्टेट होगी वो नॉमिनेटेड होगी, ठीक है। प्रोविंशियल असेंबली मीन्स की प्रोविजन जैसे अभी स्टेट वाली होती हैं, स्टेट की जो असेंबली होगी उसमें लोग चुने हुए होंगे, और प्रिंसली स्टेट कौन होगी, जैसे राज्यों वाली, वो नॉमिनेट करके भेजेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद बोला कि जो डिफेंस होगी, ठीक है, जो डिफेंस होगी वो ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, मतलब आर्मी उर्मी हम खुद कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये वाला क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। इसको भी आईएनसी ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि हमें सेपरेट पाकिस्तान मिलना चाहिए, मतलब हमें एक सेपरेट स्टेट मिलनी चाहिए। उनको तो वो डोमिनेंट स्टेटस से कुछ भी थे, उनसे कोई लेना देना थी, बस उनका एक ही मोटिव था, हमें अलग स्टेट मिलनी चाहिए, हमें मुस्लिम की अलग स्टेट मिलनी चाहिए। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो बार बार यही बोल रहे थे डोमिनेंट स्टेटस देंगे। अब कांग्रेस को क्या चाहिए था? पूरी आज़ादी, मतलब पूरा राज चाहिए था, ठीक है। गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैग। उसने बोला कि अब ये स्टेटमेंट पूछते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था इसको? गांधी जी ने बोला था, ठीक। जिस चेक की वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है, जैसे 3 मंथ तक वैलिडिटी होती है ना चेक की, ऐसे ही इसकी वैलिडिटी नहीं होती है, बार बार ये कुछ कुछ भेजते रहते हैं हमें ऑफर देने के लिए, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। फिर इसके बाद इंडिया ने स्टार्ट किया था क्विट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो हम पढ़ते हैं आगे। उससे पहले हम थोड़ा पाकिस्तान के बारे में, डिमांड फॉर पाकिस्तान। फिर उसके बाद डिमांड फॉर पाकिस्तान हमने पढ़ा है कि 906 में मुस्लिम लीग स्टार्ट हो गई थी, कहाँ पे? ढाका में स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जब 909 का एक्ट आता है वहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब आहिस्ता 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 मुस्लिम के दिमाग में यही जा रहा था कि ये सारा काम इंडियन के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे उन्होंने फर्स्ट टाइम मोहम्मद इकबाल ने कब डिमांड रखी थी? 1930 में। अब ये पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम किसने डिमांड रखी थी पाकिस्तान की? मोहम्मद इकबाल ने। कब रखी थी? 1930 में। और रहमत अली ने, ठीक है, रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड कॉइन किया। पहले इसको पाकिस्तान बोलते थे, फिर उन्होंने हिंदुस्तान का वही कॉपी की थोड़ी, तो पाकिस्तान बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कब स्टार्ट किया? किसने कॉइन की? किसने कॉइन किया था पाकिस्तान का नाम? रहमत अली ने, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का रिसोल्यूशन मुस्लिम लीग ने फर्स्ट टाइम कब पास किया? जब लाहौर में सेशन बैठा था कांग्रेस का, ठीक है, लाहौर में सेशन बैठा था कांग्रेस का 1940 में। और जिन्ना ने यहाँ पे 2 नेशन थ्योरी दी। 2 नेशन मतलब कि हमें भी एक अलग नेशन चाहिए, इंडिया का तो अलग बनेगा और हमारा एक अलग बनेगा, ठीक है। और इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सिकंदर, हयात खान, फजल हक, ठीक है। और 1935 का जब एक्ट आता उसमें ये डिमांड इनकी रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर उसके बाद 1943 में कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने क्या बोला? उन्होंने बोला डिवाइड करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट, ठीक। अब ये पूछेंगे आपको कि 1943 में कौन सा सेशन बैठा था, कौन सा स्लोगन निकाला था, ठीक है। 1943 में कराची सेशन बैठा था, मुस्लिम लीग ने स्लोगन निकाला डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। और इनकी डिमांड को कब रिजेक्ट किया था? कौन से एक्ट में? 1935 के एक्ट में, ठीक। उसके बाद फर्स्ट टाइम किसने ये डिमांड रखी थी? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान का टर्म किसने कॉइन किया? रहमत अली ने, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बाद क्या होता है जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है? क्यों? क्रिप्स मिशन में क्या बोला था? डोमिनेंट स्टेटस के लिए। और जो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके फेलियर के बाद हम गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके फेलियर के बाद गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही उनको बोला था कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करो, मतलब उसका लीडरशिप स्टार्ट करो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि क्विट का मतलब होता है कि छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन,
ठीक है। इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं और इसको वारदा प्रपोजल भी बोलते हैं और लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। वारदा प्रपोजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कमेटी बैठी थी और इसका प्रपोजल कहाँ, रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है? वारदा में पास होता है, तभी इसको हम वारदा प्रपोजल भी बोलते हैं। और उसके बाद हम लीडरलेस मूवमेंट क्यों बोलते हैं? जब स्टार्ट हुआ था ये, जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिली थी, कहाँ पे? बॉम्बे में मिली थी, तब ये साइन हुआ था। साइन कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 में। ठीक है। अब पेपर में ऐसे पूछते हैं कि ये कब साइन हुआ था, रेक्टिफाई कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1949 अंडर लीडरशिप गांधी जी। ठीक है। और प्रपोजल कब साइन हुआ था इसका? वारदा में, जिससे हम इसको वारदा प्रपोजल भी बोलते हैं। लेकिन उसी के दूसरे दिन 9 अगस्त को सभी जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। उनको अरेस्ट कर लिया, जैसे नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सभी को अरेस्ट कर लिया गया था, फिर भी ये मूवमेंट चल रहा था। ठीक है। सभी लीडर को अरेस्ट कर लिया तो तभी हम इसको लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं। अब वारदा प्रपोजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वारदा में इसका प्रपोजल रेजोल्यूशन निकला था। और लीडरलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को जब ये रेक्टिफाई होता है, साइन होता है, इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके दूसरे दिन ही सुबह 9 अगस्त को सभी लीडर को अरेस्ट कर लेते हैं, तो ये लीडरलेस मूवमेंट। और उसके बाद भी ये चलता रहा, क्योंकि अब इतने मूवमेंट चल रहे थे तो जो सारे हमारे सिविलियन थे, मतलब सारे लोग थे, उनके दिमाग में ये तो आ ही गया था हमने कैसे चलाना है। तो उसके साथ साथ हमने देखा कि अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, तो उसके साथ साथ ये मूवमेंट चलते जा रहे थे। ठीक है। और इसी मूवमेंट में एक स्लोगन निकलता है, गांधी जी स्लोगन निकालते हैं, डू और डाई। मतलब इसमें कोई प्लान नहीं, कुछ प्लान नहीं किया था, बस सीधा निकाला था डू और डाई। ठीक है। अब मतलब बाहर निकालना है हमने, अंग्रेजों को बाहर निकालना है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट, इसके साथ साथ और भी गवर्नमेंट स्टार्ट होती गई, लोगों ने मूवमेंट ये स्टार्ट करते रहे। फेमस बड़े बड़े लीडर तो उन्होंने अरेस्ट कर लिए थे, लेकिन अलग अलग स्टेट में भी ये मूवमेंट स्टार्ट हो, जैसे सतारा में नाना पाटेल और बलिया में चित्तू पांडे, और अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में जैसे जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा जी, ये उस टाइम जेल में थे और ये अंदर से ही सारी चीज़ें, जैसे लोग मिलते आ रहे होंगे उनको बता रहे थे कि ऐसे करो, आप ये करो, मतलब अंडरग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, उससे ये मूवमेंट चल रहा था। और उसके बाद जो अरुणा असफ अली है, वो बॉम्बे में अंडरग्राउंड मूवमेंट ये भी चला रहे थे। और उसके बाद जो उषा मेहता है, ठीक है, उषा मेहता है, इन्होंने कांग्रेस रेडियो सेट किया। ठीक है। कांग्रेस रेडियो इस्टेब्लिश किया और ये भी अंडरग्राउंड ही थे। ठीक है। इसी से हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट चलता गया। और इसके फेलियर के क्या कारण थे? मतलब ये एक मास मूवमेंट था, इसमें स्कूल वुमेन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, उसमें तो ये था कि महात्मा गांधी जी ने बोला हमने नॉन कॉपरेशन में बोला कॉपरेट नहीं करना है, सिविल डिसोबीडियंस में बोला कि हमने इनकी बात भी नहीं माननी, और कॉपरेट इसमें बोला था कि आप अगर आर्मी में, मतलब उनकी फोर्स में काम कर रहे हो, फोर्स में ही काम करो। और उसके साथ साथ ये मूवमेंट, मतलब उनके साथ मिल बांट के नहीं, और स्कूल में जा रहे हो स्कूल में जाओ, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी, उनके स्कूल वगैरह भी नहीं छोड़ो, उनकी जॉब वगैरह भी नहीं छोड़ो, काम करते करते ही इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फेलियर का कारण ये था कि मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमें, उनका मतलब ये डिमांड थी कि हमें अलग स्टेट, अलग कंट्री बनानी है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो थोड़े मर्चेंट, मतलब थोड़े अमीर लोग थे, मर्चेंट लीडर थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इससे क्या होता है, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। फिर जैसे हमने पढ़ा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का भी आइडिया देना स्टार्ट कर दिया, और पाकिस्तान का भी वर्ड कॉइन किया। उससे राजा गोपालाचार्य ने भी अपना एक फार्मूला दिया, मतलब अपनी एक बात रखी। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है।
क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये सोचते थे, जो कांग्रेस है वो पीजन के बारे में सोचती नहीं, किसानों के बारे में सोचती नहीं है, तभी इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और उन्होंने मुस्लिम लीग को देखे, उन्होंने बोला, मतलब आगे अपना एक फार्मूला दिया, एक अपना मतलब डिसीज़न दिया 1944 में, जिसको हम राजा जी फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना अपना डिसीज़न देते हैं लोग, ऐसे ही इन्होंने अपना एक डिसीज़न दिया जिसको हम राजा जी फार्मूला बोलते हैं। उन्होंने बोला मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, मतलब जो मुस्लिम मेजोरिटी, जहाँ पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं, वो वाला पार्ट कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट, जो अभी पाकिस्तान वाला एरिया है, और नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? जहाँ बांग्लादेश है। ठीक है, वो वाला एरिया आफ्टर वार, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, उसके बाद हम पब्लिसाइड करेंगे, उसके बाद हम ये सेपरेट कर देंगे, आपको हम अलग कंट्री दे देंगे। पब्लिसाइड का मतलब होता है कि हम वोटिंग करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो पार्ट उसका हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने ये भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम बैबल प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, बैबल प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रपोज ही किसने किया था? लॉर्ड बैबल ने। कब किया था? 1945 में। उन्होंने देखा कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अब इंडिया जल्दी से जल्दी अब ऐसे कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्ट ही कर रहे थे अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए। उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने बोला कि हम आपको न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल देंगे, जिसमें सिर्फ इंडियन मेंबर होंगे, उन्होंने क्या बोला कि हम आपको न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल देंगे, जिसमें सिर्फ इंडियन ही होंगे, लेकिन जो वायसराय होगा और कमांडर इन चीफ होगा, वो कौन होगा? ब्रिटिश इंडिया का होगा। लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो हमारे लीडर थे, उनको क्या चाहिए था? उनको अब पूरा इंडिया चाहिए था, किसी की हुकूमत नहीं चाहिए थी, तो इसे ये भी कैंसिल हो जाता है।